हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स पाठशाला। बच्चों, आज हमें पढ़ना है अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले ये जान लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस काम में आता है। आपको पता है कि जब दो आवेशों के बीच वैद्युत बल आपको ज्ञात करना है तो आपके पास कूलॉम का नियम है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आप उसकी मदद से दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन जब कई आवेश किसी एक आवेश पर वैद्युत बल लगा रहे हैं तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें कूलॉम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण के सिद्धांत की भी आवश्यकता होती है। तो आइए समझ लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। मान लीजिए दो आवेश आपने लिया Q1 और Q, ठीक। अब ये Q1 इस Q पर बल लगा रहा है, मान लेते हैं इस बल को F1। अब अगर हम एक दूसरा आवेश Q2 यहाँ पर लाकर रख दें तो समझने वाली बात यह है कि क्या Q2 के आ जाने से इन दोनों के बीच जो F1 बल लग रहा है, ये Q1 इस Q पर F1 बल जो लगा रहा है, क्या इस F1 का मान Q2 के आ जाने से बदल जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप Q3, Q4, Q5 कहीं भी ला के रख दीजिए, Q1 इस Q पर जो बल लगा रहा है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली बात अध्यारोपण के सिद्धांत की, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब दूसरी बात, मान लीजिए Q2 इस Q पर जो बल लगा रहा है वो F2 है। एक और आवेश रख लेते हैं, मान लीजिए Q3, ये इस Q पर F3 बल लगा रहा है। तो इस Q पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? मान लेते हैं इस Q पर लगने वाला कुल बल है F। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर कई आवेशों के द्वारा लगने वाला कुल वैद्युत बल F इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। F1 इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि Q2, Q3 यहाँ पर उपस्थित हैं या नहीं हैं। इसी तरह F2 इस बात पर निर्भर नहीं करता कि Q1 और Q3 यहाँ रखे हैं या नहीं रखे हैं। इसी तरह से F3 इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि Q2 और Q1 यहाँ पे रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। F = वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, तीनों को हमें सदिश रूप में जोड़ना है, ठीक है। तो अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लें, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है उस तरह के सवाल, तो आपको शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक सवाल अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर अक्सर पूछ लिया जाता है। कह देगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान आवेश रख देता है और कहता है किसी एक आवेश पर अन्य दोनों आवेशों के कारण लगने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं आपसे कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा आपसे कह दे रहा है 1 सेंटीमीटर। कह दे रहा है इन तीनों शीर्षों पर जो आवेश है वो 2 माइक्रोकूलॉम है, ठीक। नाम रख देते हैं इसका A, B और C। तो QA कितना है? 2 माइक्रोकूलॉम, QB भी 2 माइक्रोकूलॉम
और QC ये भी कितना है 2 माइक्रो कूलम। आपसे कह रहा है कि किसी एक आवेश पर, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ जो QA है इसके ऊपर कुल वैद्युत बल कितना लगता है। तो मान लेते हैं कि QB जो QA पर बल लगाता है उसका नाम है F1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, FB भी रख सकते हैं, FB, ठीक है। और QC इस आवेश पर जो बल लगा रहा है उसका नाम है F2, ठीक। अब हमें निकालना है कि QA पर कुल वैद्युत बल कितना लगेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इसके ऊपर कुल बल जो लग रहा है, अगर हम उसको F कहें तो ये F1 और F2 के सदिश योग के बराबर होगा। अब इसका सदिश योग निकालते कहते हैं, ये F है क्या, F1 और F2 का परिणामी है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है, परिणामी निकालने का सूत्र क्या होता है, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। A की जगह यहाँ F1 है और B की जगह F2 है, तो क्या हो जाएगा परिणामी, तो F निकालने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है, F1 की, F2 की और थीटा की। अगर ये तीनों चीज़ें हमें पता होगा तो हम F का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि F1 क्या है। F1 निकालने के लिए कूलॉम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 किसके किसके बीच लग रहा है, QA और QB, QA QB अपॉन बीच में जो दूरी है उसको हम R1 नाम दे देते हैं। वैसे तीनों क्या है, बराबर ही है, R1 का स्क्वायर। तो क्या होगा 9 गुणे 10 की घात 9, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की घात 9। QA 2 माइक्रो कूलॉम मतलब 2 गुणे 10 की घात -6 कूलॉम। माइक्रो है, कूलॉम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -6। QB ये भी क्या है 2 गुणे 10 की घात -6। 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10 की घात -2 मीटर। तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 2 कितना हो जाएगा 36, -6 -12, इसका स्क्वायर करेंगे -4 होगा, 10 की घात -2 है, स्क्वायर करेंगे 10 की घात -4, ऊपर जाएगा +4, तो ये 9 और ये 4 मिलके कितना हो जाएगा 10 की घात 13, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 10 की घात -12। तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 360। यहाँ 10 बचेगा इन दोनों से और 36 ये है, तो कितना बचा 360 न्यूटन। ये मिला हमको F1 का मान। आपको क्या लगता है F2 का मान F1 से अलग होगा क्या, कैसे, देखिए 2 माइक्रो कूलॉम, बीच में डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर। F2 निकालना है 2 माइक्रो कूलॉम, बीच में डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर। तो F1 और F2 परिमाण में तो बराबर ही होंगे, दिशा केवल अलग है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं F2 का मान हमें क्या मिलेगा 360 न्यूटन। हमें F1 पता चल गया, F2 पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है थीटा। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। कोण कितना होता है, बहुत अच्छे 60 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना होगा 60 डिग्री। तो इन F1 F2 के, भाई थीटा यहाँ पर क्या होता है F1 और F2 के बीच का कोण, F1 और F2 के बीच का कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो हमें F1 भी पता है, F2 भी पता है और थीटा भी पता है, कितना 60 डिग्री। यहाँ पे रख दीजिए F1 का मान 360 का स्क्वायर, F2 का मान 360 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2
360 360, फिर से इसको हम लिख सकते हैं 360 का स्क्वायर। कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, इसका अंडर रूट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें, पहले इसको देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 360 स्क्वायर 360 स्क्वायर 360 स्क्वायर 3 बार है। अगर हम इसको माने x और x तीनों ऐड होगा 3x, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 3 इंटू 360 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 360 अंडर रूट 3। 360 गुणे अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732। अब इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ ही सकता हूँ कि आप इसका मल्टीप्लाई करें और आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में आपको 2 बातें याद रखनी है। किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, और दूसरा, किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।